वतन अजीज के 18 करोड़ मुसलमानों, हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। 70 साल के बाद जब तारीख लिखी जाएगी दक्कन की, तो तुम्हारा नाम सुनहरे बाप में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाऊंगा, कामयाबी मिले ना मिले वो तो अल्लाह के हाथ में। एक दीवाना खड़े होकर अपने हमनवाओं से, अपने साथियों से कह रहा था कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान में दोबारा तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो मौजूदा वक्त में देश के पास कई सियासी नगीने हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा नेता है जिसे समर्थक या विरोधी दोनों ही अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो है असदुद्दीन ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी देश के जाने माने नेता हैं। ओवैसी भले ही मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री जैसे पदों पर नहीं रहे, वो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से महज सांसद हैं। बावजूद इसके असद की लोकप्रियता सिर्फ हैदराबाद तक नहीं बल्कि पूरे देश तक है। ओवैसी को देश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा जा सकता है। लोग उन्हें मुस्लिमों का नेता मानते हैं। वतन अजीज के 18 करोड़ मुसलमानों, हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। हम हिंदुस्तान में किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। हम हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। इख्तिदार किसी के पास होगा, मगर तुम मुझे हिस्सेदार और हिस्से से नहीं हटा सकते। तुम मुझे किराएदार का रुतबा नहीं दे सकते। तुम मुझे नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है। हिंदुस्तान में अभी आइन जिंदा है। 300 जीतने से कोई आइन के हुकूक मुझसे नहीं छीन सकेगा। हालांकि असदुद्दीन खुद ऐसा कभी नहीं मानते। उनका कहना है कि उन्हें मुस्लिमों के अलावा अन्य समुदाय के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिलता है। वो बिना किसी डर के अपने किरदारों को जनता के सामने रखते हैं। हालांकि अपने बयानों के कारण ओवैसी अक्सर विवादों में भी रहते हैं और बहादुरी के साथ बेखौफ होकर हम इस हालात का मुकाबला करेंगे। तो याद रखो, 70 साल के बाद जब तारीख लिखी जाएगी दक्कन की, तो तुम्हारा नाम सुनहरे बाप में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। ये होकर रहेगा और मैं ये करा कर रहूंगा इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि हम इस दुनिया से मर जाएंगे, हम तमाम नहीं रहेंगे, मगर 70 साल के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ, दारुस्सलाम की इस मुबारक जगह पर एक इजलास हुआ था। एक दीवाना खड़े होकर अपने हमनवाओं से, अपने साथियों से कह रहा था कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान में दोबारा तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह। आज हम इसी सियासी दिग्गज का पूरा इतिहास इस वीडियो में आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 3 मई 1978 को हुआ था और तेलंगाना के हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ओवैसी परिवार का राजनीति से सालों पुराना नाता है। ओवैसी ने साल 1957 में राजनीतिक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक बार दोबारा प्रारंभ किया था। असदुद्दीन ओवैसी के पिता का नाम सुल्तान सलालुद्दीन ओवैसी है, वहीं उनकी पत्नी का नाम फरहीन ओवैसी है। ओवैसी के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। असद के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेहाद के संपादक हैं, जो कि एक अखबार है वहां प्रकाशित होता है, उसके संपादक हैं। अब आपको यह बताते हैं कि ओवैसी साहब पढ़े लिखे कितना हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स से जो है ग्रेजुएशन अपना जो है पूरा किया था, और इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की है। अब बात उनके राजनीतिक सफर की, सियासी सफर की। असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार साल 1994 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से 1994 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2004 में ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। ओवैसी अब
तब से वहीं से सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी पार्टी का विस्तार तेलंगाना से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब भाई ओवैसी साहब का जिक्र हुआ तो उससे जुड़े विवादों का जिक्र भी बेहद जरूरी हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने भारत माता की जय बोलने से मना करके काफी विवाद खड़ा कर दिया था। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की काफी आलोचना भी हुई थी, जमकर आलोचना हुई थी, काफी लोगों ने उन्हें टारगेट पर लिया था। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक मतदान एजेंट का पीछा करने, उसे जान से मारने की धमकी देने का केस भी दर्ज किया जा चुका है। साल 2009 में कर्नाटक के बीदर जिले में बिना लाइसेंस की बंदूक लेकर रैली में जाने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके अलावा मेडक जिले में एक सड़क में काम करने के दौरान उस सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में असद और उनके भाई को जेल भी जाना पड़ा था। ऐसे तमाम विवाद हुए हैं, हजारों विवाद हैं, लेकिन उन्हें मिले सम्मानों की संख्या भी सैकड़ों की तादाद में है। ओवैसी साहब को साल 2005 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के आधार पर संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं अलग अलग वक्त पर उन्होंने समाज सेवा के कई सम्मान जो हैं वो अपने नाम किए हैं। वहीं अगर उनके राजनीतिक भविष्य को अगर आंका जाए तो वो खुद को अक्सर देश के पीएम पद का दावेदार लगातार पेश करते आए हैं। क्योंकि हम इस दुनिया से मर जाएंगे, हम तमाम नहीं रहेंगे, मगर 70 साल के बाद लोग बोलेंगे कि हाँ, दारुस्सलाम की इस मुबारक जगह पर एक दीवाना खड़े होकर अपने हमनवाओं से, अपने साथियों से कह रहा था कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान में दोबारा तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह। उनका दल AIMIM लगातार देश भर में अपना प्रसार कर रहा है और उनका बढ़ता जन समर्थन विरोधियों के भी लगातार कान खड़े कर रहा है। वो अपनी एक खास विचारधारा लेकर इस सियासी रेस में कहां तक दौड़ पाएंगे, ये जानने के लिए हर सियासी जानकार हमेशा जो है उत्सुक रहता है। तो दोस्तों, ये थी असद साहब की पूरी जन्म कुंडली। उनके सियासी करियर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम सियासी हस्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए आपके अपने चैनल BBN न्यूज को अपना प्यार लगातार देते रहें।